कहीं लाइफ में स्टक हो जाओ तो कुछ लोगों से गाइडेंस लो, कुछ ऐसे लोगों से गाइडेंस लो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है। कहीं से भी गाइडेंस लो कभी भी स्टक हो रहे हो तो। ठीक है। और अगर स्टक नहीं हो रहे तो फिर अपने डिसीजंस खुद लो। थोड़ी बहुत हेल्प लेते रहो आसपास के लोगों से अपने डिसीजंस लेने में। हो सकता है आप राइट डिसीजन ना बना रहे हो तो आसपास के लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस एग्ज़ाम से क्या सीखा, आपको सिर्फ वो चीज़ें समझनी है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा 8 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल तैयारी करके, तो फिर ये वेस्टेज है। और अगर आपने कुछ सीख लिया तो ये वेस्टेज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। क्योंकि अगर आपने यहाँ से लेसन्स लिए इस एग्ज़ाम को करके क्रैक, मतलब जो भी आपका जैसा भी रिजल्ट रहा, आपको क्या क्या लेसन्स मिले, क्या आप उनको आगे बढ़ाओगे? आपने जो गलतियाँ की, क्या उन गलतियों को रिपीट करोगे या उनको करेक्ट करोगे? दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। तो इट्स नॉट अबाउट योर फेलियर्स। कभी भी अपने आप फेलियर्स के बारे में सोच के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, 1 मिनट रुको। भेज दूं मैम पेन आपको। भेज दो। टेलीपोटी सीख रहा हूँ मैम। टेलीपैथी। टेलीपैथी नहीं, टेलीपोटी। मतलब यहाँ बैठ के मैं भेज दूं आपके पास किसी सेकंड में। मिल गया, आपने भेजा और यहाँ पे आ भी गया। देखो मैम। चलो कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज बच्चे काफ़ी लेट भी हैं और मुझे 1 ही घंटे क्लास लेनी थी आज। चलो थोड़ा सा। शुरू कर दीजिए मैम। हम्म थोड़ा आप लोग भी मुझे मोटिवेट किया करो। आज मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड किया करूँ जो मेरे चैनल के लिए भी हेल्पफुल हो, मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे। तो एक 5 मिनट वीडियो की कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या कुछ ऐसा है, और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। मैम हम्म नहीं आ रही आपकी वॉइस। मैंने कहा लो आपकी आवाज़। मैंने ऐसा बोल रहा है कि मानो लोकल ट्रेन छूट रहा है उसका। चलो ये बताओ, मैंने जब आपकी आवाज़ आए तब बोलना है या लिख के टाइप करके भेज दो। ये होमवर्क था आपका, पहला होमवर्क ऊपर था कहीं पे। कहाँ गया आपका होमवर्क? हाँ ये था M5Z2। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? आप लोगों ने 50% ऑफ यू ने तो आंसर ही दे दिया था उस वक्त। 2 to the power 25। 2⁻25 आप कह रहे हो। देखो देखते हैं कि इसमें कितनी एंट्रीज होंगी। मैं एक बार 3×3 M3Z2 के अंदर निकालती हूँ। एक बार यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 9 एंट्रीज होंगी। हर एंट्री के ऊपर, यानी हर पोजीशन के ऊपर आप जो एंट्रीज लोगे वो कहाँ से लोगे? Z2 से। और Z2 के अंदर होते हैं दो एलिमेंट्स। Z2 के अंदर 0 और 1 दो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 1। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 0 1। तो जो भी फील्ड है, जो भी ZP आप जो भी फील्ड डाल रहे हो या जो भी रिंग से एंट्रीज ले रहे हो, डजेंट मैटर वो फील्ड है या रिंग है। फील्ड की बात आज हम करेंगे। दिल पे मत ले जाना फील्ड को, कहो कि अभी फील्ड बताया तो है नहीं, मैम फील्ड फील्ड करे जा रहे हैं। तो जो भी एंट्रीज आप जिस भी सेट से ले रहे हो, यहाँ पे जो भी सेट है उस सेट का साइज देखो। फाइनाइट सेट है तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो यहाँ पे अब देखा हमने कि इस सेट के अंदर तो दो एलिमेंट्स थे। अब वही दो एलिमेंट्स हर एक पोजीशन पर चॉइसेस बनकर आएंगे। तो हम देखेंगे हर एक पोजीशन के लिए 9 पोजीशंस हैं। हर एक पोजीशन के लिए दो दो चॉइसेस हैं और सभी दो दो चॉइसेस आपस में इंडिपेंडेंट हैं। यानी इसके लिए दो चॉइसेस, नेक्स्ट 1 2 एंट्री के लिए 2 चॉइसेस, फिर आप नेक्स्ट 1 3 एंट्री के लिए कहोगे 2 चॉइसेस, नेक्स्ट आप कहोगे 2 1 एंट्री के लिए 2 चॉइसेस, एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल 9 टाइम्स। ठीक है, ये हम किस में करके आए थे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करा था हमने बचपन में। सभी इंडिपेंडेंट हैं,
सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2⁹ आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, M3Z2। सिमिलरली अगर आप M5Z2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो आपको पता है कि उसके अंदर M5 कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होती है, 5x5, तो 25 एंट्रीज होंगी इसके अंदर, तो 2⁻25 उसका आंसर आएगा। तो जिसका भी आंसर 2⁻25 आ रहा था दैट इज करेक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। 2-3 लेक्चर्स हो जाएं उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। ठीक है, और रिंग थ्योरी ऐसे करो कि आप फर्स्ट और लास्ट टाइम कर रहे हो इसको। लास्ट टाइम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको आगे कोई भी एग्जाम देना है, नेट का देना है, गेट का देना है, ऐसे कर लो इस बार कि कोई भी एग्जाम ना छूटे, आपको दोबारा ना उठानी पड़ेगी। दोबारा सिर्फ उठाओ तो रिवीजन करने के लिए उठाओ, 0 से मत उठाना नेक्स्ट टाइम जब उठाओगे। ठीक है, 0 to 100 हम लेके जाएंगे इसको, पर जब नेक्स्ट टाइम उठाओगे तो 50-60 से उठाना, रिवीजन करने के लिए उठाना। इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए हमें रिंग थ्योरी में। ओके, बताओ अब ये वाले क्वेश्चंस बताओ। Q√2 बोला गया था आपसे, Q√2 क्या ये रिंग बनेगा, ये पूछा हुआ था कि ये सभी रिंग्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। Q√2 एक रिंग बनेगा, किसी ने निकाला। Q√2 एक ऐसा सेट है जिसमें A + B√2 इस टाइप की एंट्रीज होती हैं, वेयर A एंड B आर रैशनल नंबर्स, और √2 तो वही फिक्स इरेशनल नंबर है हमारा। तो देखो अभी मैं आपको बढ़िया तरीका समझाऊंगी, पर अभी हम लॉन्ग तरीके से ही कर लेते हैं। मैं एक छोटा तरीका भी बताऊंगी इसको चेक करने का, रिंग चेक करने का। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन बनेगा, आपने क्या निकाला इसके रिस्पेक्ट में। यस, ग्रुप ग्रुप अंडर अंडर एडिशन बनेगा। एडिशन बन जाएगा। अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा। हमें 3 चीज़ें चेक करनी होती है। नंबर 1 अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चेक करनी होती है, नेक्स्ट हमें जो चेक करना होता है वो होता है सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेमी ग्रुप के अंदर 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, वो क्या होती हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। तो अब एक बात देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगी। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो Q√2 है ना, ये R का सबसेट है, या मैं कहूँ C का सबसेट है, किसी का भी बोल सकती हूँ मैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ R रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स होते हैं एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी रियल नंबर्स लोगे वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसेट यानी ये तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दादा परदादाओं से पोते पोतियों तक आ जाती है। तो एसोसिएटिव लॉ Q√2 के अंदर भी आएगा, तो ये तो होल्ड होना ही होना है बिकॉज इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। नाउ क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। प्लस थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी होल्ड कर जाएगा क्योंकि वो भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये होल्ड कर जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैं डॉट लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये भी होल्ड कर जाएगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर इनहेरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स और मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या 2 ऐसे नंबर्स लिए जाएं, जनरली चेक करते हैं हम, कोई मेरे अकॉर्डिंग क्लोजर नहीं होगा। क्लोजर नहीं होगा। 2 ऐसे नंबर लिए जाए, उनको मल्टीप्लाई करके देखा जाए, ये भी Q√2 के अंदर से हमने लिया है और ये वाला भी Q√2 के अंदर से हमने लिया है। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या ये Q√2 का ही एलिमेंट आएगा, सवाल ये है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक चीज़ देखते हो, यहाँ A और C मल्टीप्लाई होंगे, फिर आप AD√2 करोगे, फिर आप BC√2 करोगे, फिर आप BD√2 करोगे। तो मैं शॉर्ट में अभी लिख देती हूँ डायरेक्टली, AC + 2BD प्लस AD + BC√2। क्या ये ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको।
अब क्या ये क्यू रूट टू का एलिमेंट नहीं आ गया? ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और साथ में रूट टू मल्टीप्लाइड है। तो रैशनल रैशनल साथ में रूट टू मल्टीप्लाइड है। सिंपल। ए प्लस बी रूट टू टाइप का एलिमेंट आपको मिल चुका है, यानी कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गई है। बात क्लियर हो गई सबको? मैम हम्म अगर मैं एक एलिमेंट लूँ a+b√2 और सेकंड एलिमेंट है मेरा a-b√2, हम्म उस केस में इनकी हम जब मल्टीप्लाई करें हम्म आ जाएगा a² माइनस ए स्क्वायर टू माइनस बी स्क्वायर। टू बी स्क्वायर। तो इस केस में तो ये इसका एलिमेंट नहीं हुआ ना। ये क्यू रूट टू का एलिमेंट नहीं हो रहा। ठीक बात है ये? यस मैम। गलत बात है, गलत बात है? क्यों गलत बात है? क्योंकि हम तो इसको ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस 0 × √2 लिख सकते हैं, जहाँ 0 बिलोंग्स टू क्यू इसमें कर मैम सकते a-b√2 क्यों लेंगे? हम तो अगर दो एलिमेंट लेंगे तो ऐसे लेंगे ना, मतलब a1+b1√2 करके, और एक a2 प्लस, अगर इन जनरल लेंगे तो इन जनरल a-b√2 कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने इन जनरल नहीं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया। आई थिंक मनदीप ने क्वेश्चन पूछा है, मनदीप ने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। लेकिन क्या ये क्यू रूट टू का एलिमेंट नहीं आएगा? निर्मल्या ने बिल्कुल सही बोला। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? तो अब ये आ नहीं गया क्यू रूट टू का एलिमेंट। क्यू रूट टू कंडीशन क्या डालता है कि ये एलिमेंट पहला रैशनल होना चाहिए, है, दूसरा ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी है, बिलोंग कर जाएगा क्यू रूट टू में। आप जनरली यस क्या मैम। नहीं देख सकते हो, आप थोड़ा सा अपना नज़रिया गलत देख रहे थे, गलत नज़रिए से देख रहे थे। ज़ीरो ऐसा कोफिशिएंट है ना रूट टू का यहाँ पे, तो ये भी बिलोंग कर जाएगा। तो हमने जनरली भी देखा, वहाँ से भी हमें पता चल गया। अब मैंने ये नहीं बताया आपको कि a इंटू सी एक रैशनल आएगा, b इंटू डी एक रैशनल आएगा, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आएगा। दिस इज समथिंग आप ऑलरेडी जानते हो। मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ रैशनल्स इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, क्लोजर रैशनल्स में तो वैसे ही होल्ड करती है। अभी हम रैशनल्स की और अच्छी प्रॉपर्टीज देखेंगे जब हम फील्ड पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले z√2 पे आते हैं। क्या z√2 को सिमिलर टर्म्स पर मैं बोल सकती हूँ कि रिंग होगी? बिल्कुल सेम स्टेप्स से एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा। जीरो है इसके अंदर, आइडेंटिटी है, और बिलियन है, ये अंडर एडिशन सब कुछ है, अंडर एडिशन। सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड होना ही होना है, क्योंकि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर वो क्यू रूट टू में थी तो जेड रूट टू में भी होगी, क्योंकि जेड रूट टू तो क्यू रूट से भी छोटा सेट है। ओके, नाउ क्लोजर होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, ये एक सवाल आता है। तो जब आप क्लोजर चेक करोगे तो इन्हीं सिमिलर स्टेप्स से जाओगे, और फिर आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फिर आप ये देखोगे कि अगर ये ए और सी और बी और डी ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट एडिशन है, ये सब भी तो इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे। एंड देन क्या होगा? z√2 एक रिंग बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो तो आगे बढ़ेंगे। ये दोनों रिंग बन रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे डाउट होने लगता है। आ रहा है मैम, आपकी आवाज बहुत बहुत कट कट के आ रही है। आपको जो कहना है मैंने कहा, आप लिख के कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिसेस दे रखी हैं, लेकिन एंट्रीज इंटीजर से हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये रिंग बनेगा? बनेगा मैम। बनेगा। हमने देखा था m2z एक रिंग बनता है अंडर मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ये एक रिंग बनता है तो ये तो एक इसका सबसेट बना। अभी हम सबसेट, जैसे हम ग्रुप में सब ग्रुप पढ़ते थे, एक ऐसा सबसेट ग्रुप का जो खुद एक ग्रुप बन जाता था, वो सब ग्रुप हो जाता था, वैसे ही हम यहाँ अभी सब रिंग करने वाले हैं। बट अभी पहले इसको देखते हैं।
कि ये रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी हम सिर्फ रिंग चेक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो M2Z एक रिंग बन रहा था हमारा। अभी हमने डायगोनल एंट्रीज पे A और B लिया है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये रिंग बनेगा कि नहीं। तो डायगोनल को सबसे पहले तो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन आपको चेक करना होगा, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन डायगोनल एंट्रीज, तो एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा। फिर हमारी बात आती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा कि नहीं। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमें डायगोनल पता है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स ही निकल के आती है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। और ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये मैट्रिसेस के अंदर वैसे ही पाया जाता है, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड होना ही होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि मैट्रिसेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी इस सबसेट के अंदर आएगी, M2Z वाली इनहेरेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ M2Z के अंदर होल्ड करता था, तो अब इसके अंदर भी होल्ड कर जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिंग, ये तीनों रिंग थे। ठीक है, तीनों जो होमवर्क आपको दिए गए थे तीनों रिंग फॉर्म कर रहे थे। बढ़े आगे। यस मैम। अभी तो आपने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें देखी, आज से थोड़ा सा धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो अब हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको पता था ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जरा बताओ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले कोई भी ग्रुप के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोजर होगा, क्लोजर, एसोसिएट। एसोसिएटिव अब रिंग होगा और तो उसके पास ये दो प्रॉपर्टीज तो आ ही रही थी, ये तो फ्री थी, बट इनके लिए थोड़ा सा हमें प्रीमियम देना पड़ रहा था। क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी, जिसको मैंने कहा था कि यूनिटी भी बोला जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी भी बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, नॉन जीरो एलिमेंट्स का। इन दोनों की अब हमें बात करनी है। इन दोनों की बात क्यों करनी है, अब आप कहोगे हमने रिंग तो पढ़ लिया, अब इनकी बात क्यों करनी है। बात यह है कि कुछ ऐसे सेट्स भी होंगे जो रिंग से ज्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अभी आपको एग्जांपल दिया जाता है इस बात का। कुछ ऐसे सेट्स भी होंगे जो इससे ज्यादा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप ये सेट जानते हो, रैशनल्स अंडर एडिशन एंड ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ, कोई भी P/Q टाइप का रैशनल नंबर आप लेते हो वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हो सबसे पहले तो क्या इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी P/Q को मैं किसी A/B टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे रिजल्ट में P/Q ही मिल जाए। क्या ऐसा कोई A/B रैशनल्स के अंदर है। 1 है ना मैम। 1 है, बिल्कुल सिंपल जवाब है इसका, 1 है। यानी 1 यूनिटी भी है, यूनिटी इस रिंग के पास है। ये रिंग है, ये हमने कल देख लिया था, लेकिन इस रिंग के पास यूनिटी भी है, यानी रिंग से ज़्यादा कुछ है इसके पास, तो इसको एक खास दर्जा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास, आपने एक दो डिप्लोमा भी कर रखे हैं अपनी डिग्री के साथ, BSc MSc कर ली, आपका मन किया चलो डिप्लोमास कर लेते हैं, 2-4 डिप्लोमा भी लगा देंगे, तो ये वो वाली बात हो गई कि अब ये रैशनल्स ने ये वाला डिप्लोमा भी कर लिया, यूनिटी वाला। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जहाँ तक बात आती है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या इसके पास है, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि हर P/Q के लिए वेयर Q इज नॉन जीरो, और जब नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात करनी है तो ऑब्वियसली P भी तो नॉन जीरो होगा। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे बिल्कुल करता है, P/Q इंटू Q/P। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, यानी कि यूनिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ भी नया नहीं है अभी तक, सब कुछ ग्रुप से रिलेट कर रहा है। जिसने ग्रुप हल्का फुल्का भी पढ़ रखा है
उसको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आपने छू के भाग आए थे आप अपनी बीएससी में ग्रुप को, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनवर्स क्या कहता है कि कोई एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होता है कि ए को उस इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाए, यूनिटी आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, या सिंपली आइडेंटिटी में बोल दूं तो यहाँ पे यूनिटी क्या होती है, वन होती है। अब देखो यूजुअली यहाँ पे यूनिटी क्या होगी, वन से डिनोट की जाएगी नंबर्स के केस में। मैट्रिसेस के केस में यूनिटी कैसी होगी, इस टाइप की होगी यूनिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की। फंक्शंस के केस में क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन टाइप की होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन सब एग्जाम्पल्स पे अभी हम आएंगे, ठीक है, इन सब एग्जाम्पल्स पे अभी हम आएंगे। तो रैशनल्स के पास एक तो आइडेंटिटी यानी यूनिटी भी मिल गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मिल गया, तो रैशनल्स को सिर्फ और सिर्फ रिंग कहना रैशनल्स के साथ ज्यादती है। यानी आपने इतने डिप्लोमास कर तो लिए थे बट आपकी डिप्लोमास की कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि आप डिप्लोमा करके आए हो अपनी मास्टर और पीएचडी के साथ साथ, तो थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। तो मतलब जितनी डिग्री है इसके पास, जितनी प्रॉपर्टीज है, सब गिनाई जाए। तो अब क्या किया गया, रिंग के बाद थोड़े और क्लासिफिकेशंस किए गए। तो रिंग के बाद सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या किया गया, रिंग विद यूनिटी। क्या किया गया, रिंग विद यूनिटी, यानी वो रिंग हो जाए एक ऐसा सेट जो ऑपरेशंस को, दो ऑपरेशन को साथ लेके रिंग तो बन जाए पर उसके साथ यूनिटी भी हो। इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हो आप, क्यू प्लस इसके अलावा रिंग विद यूनिटी का आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा हो, एक ऐसी रिंग जिसके पास यूनिटी है। सेट ऑफ Z प्लस ये बताया किसी ने, और क्या बताया, सेट ऑफ रियल नंबर्स मैम। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो जाएगा। अंडर द ऑपरेशन भी आपको बोलना चाहिए, आइडियली ऑपरेशंस भी बताने चाहिए क्योंकि आप रिंग की बात कर रहे हो, किसी सेट की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो जाएगा। और कोई बताओ, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। नंबर से हट ZN प्लस ZN प्लस, नंबर से थोड़ा हट के बताओ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यूनिटी वाले। मैम आप मान के चलो SLNR या GLNR। अच्छा एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे एक और बात बता रही थी। इसकी यूनिटी क्या है, सबसे पहले तो यूनिटीज की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिटी कैसी दिखती है, वन। इसकी यूनिटी कैसी दिखती है, वन वन। इसकी वन यूनिटी कैसी दिखती है, वन। जरूरी नहीं है वन जैसी ही दिखे, अभी मैं और एग्जांपल्स बताऊंगी उसमें वन से अलग भी दिखेगी। इसकी यूनिटी कैसी दिखती है, इसकी वैसे इसके एलिमेंट्स जो हम लिखते हैं ना 0 से लेकर n-1 तक, इनके ऊपर बार होता है वैसे तो मैं 1 बार करके इसकी लिख सकती हूँ, पर यूजुअली हम बार नहीं लगाते। आपने कहीं बार ज़्यादातर नहीं देखा होगा पर कई बुक्स वगैरह में देखा भी होगा बार, तो आप बार लगाओ ना लगाओ, मैंने बस इसकी यूनिटी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया कि इसकी 1 बार से आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि 1 केवल 1 नहीं होता, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं होता ZN के अंदर। किसी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी कल ग्रुप थ्योरी की जाके, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो, तो उसमें आपको पता चला होगा कि ये एक एलिमेंट नहीं है, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ये पूरी क्लास है। आप किसी स्कूल में जाते हो, वहां देखते हो 11th क्लास, तो 11th क्लास एक आदमी नहीं है, पूरी की पूरी क्लास है जिसके अंदर पूरे के पूरे 50-60 बच्चे हैं। आपके कॉलेज की क्लास के अंदर आपकी बीएससी की जो कोई भी सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन ए बना हुआ है, तो उसके अंदर सारे के सारे जितने बच्चे हैं वो क्लास के अंदर बैठते हैं। तो ये सब अपनी क्लासेस हैं, रेजिड्यू क्लासेस इनको बोला जाता है। रेजिड्यू क्लासेस क्यों, क्योंकि किसी n से जब हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं जो रिमाइंडर 1 देंगे। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिमाइंडर 1 देंगे, n+1, ठीक है, ऐसे ऐसे और सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो खैर ये आपको एक आइडिया देने के लिए था। तो आप 1 बार या 1 कैसे भी डिनोट कर सकते हो इसको। और बताओ मुझे एग्जांपल्स, अभी हमने और एग्जांपल्स किए। एग्जांपल सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Set of matrices under matrix addition and matrix multiplication. कौन से सेट से एंट्रीज आएंगी मैट्रिसेस की? और ऑर्डर भी नहीं बताया आपने मैट्रिक्स का। हम 2x2 की ले लो और ये Z ले लो। जेड ले लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसकी यूनिटी बताओ कैसी दिखेगी। दिस इज अ रिंग विद यूनिटी, आप लोग कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। दिस इज अ रिंग विद यूनिटी, तो इसकी यूनिटी कैसी दिखेगी? 1001 1001 टाइप। 1001 टाइप। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने देखा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए उस मैट्रिक्स पर ही कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं डालती है। मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स ही वापस दे देती है। और एग्जांपल्स मुझे बताओ। आप इसके एंट्रीज कहीं से भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी रिंग डाल सकते हो, M2R करके भी लिख सकते हो, वेयर R इज अ रिंग, आपकी ये रिंग बन जाती है, आपने कल देखा था। और बताओ, और अलग एग्जाम्पल कोई बताओ। मैं एक बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, जिसको मैं कैसे S से डिनोट करती हूँ, हाँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे S क्या लिया है मैंने? सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ले लेते हैं, कैसे भी ले लो। R2R सारे फंक्शंस का सेट बना लिया हमने जो कि कॉन्टिन्यूस है। इन पर एडिशन कैसे डिफाइंड है कि जैसे F1 और F2, हम दो एलिमेंट्स लेंगे इसी सेट के, F1 और F2 को ऐड कैसे करेंगे? F1A प्लस F2A, सेम पॉइंट पे हम उसको ऐड करेंगे। यानी कि जैसे ग्राफिकली अगर आपको समझाया जाए कि दो पॉइंट्स को ऐड करना है, दो ग्राफ्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? ये दो कॉन्टिन्यूस ग्राफ हैं R2R, इनको ऐड कैसे करोगे? इस पॉइंट पर आपको देखना है कि इनका सम क्या आ रहा है, तो ये पॉइंट उठाओगे, कॉरेस्पॉन्डिंग ये F फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली G फंक्शन का ग्राफ है, इन दोनों को ऐड करोगे। यानी मान लो यहाँ पर 2 वैल्यू ले रहा था, यहाँ पर 4 ले रहा था, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद जो F + G फंक्शन बनेगा उसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा। बात क्लियर हो गई? इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना ही ऐड होगा, लगभग यहाँ ग्राफ आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो लगभग यहाँ ग्राफ आएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। कहने का मतलब पॉइंट वाइज एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है? मल्टीप्लिकेशन भी पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से डिफाइंड है। F1 × F2 ऑफ A इज इक्वल टू F1A × F2A। सिमिलर वे में हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। यहाँ पे कोई कंपोजिशन का चक्कर नहीं डाला है। सिंपल क्या करना है आपको? फंक्शंस को ऐड करना है पॉइंट वाइज, फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है पॉइंट वाइज। मेरे को ये बताओ, क्या ये रिंग बनेगी? रिंग विद यूनिटी की बात तो दूर है, पहले ये बताओ कि रिंग बनेगी कि नहीं। मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं बनेगी मैम। नहीं बनेगी। और बताओ। सबको ये लग रहा है नहीं बनेगी? मैम बन जाएगी। पहले हम एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन चेक करते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, दो फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को इस तरीके से पॉइंट वाइज ऐड किया जाएगा तो क्या आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रिजल्ट में मिलेगा? अब आपको याद करना है क्या? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वैसे आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा आई थिंक, बट कोई नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को पहले पढ़ लो। हाँ, तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कहता था कि F1 और F2 दो फंक्शन है, उनको ऐड करके जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो भी आपका, और उसमें जो एडिशन होता था वो भी पॉइंट वाइज हुआ करता था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट वाइज क्या बता दिया, कोई नई चीज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज ही हुआ करता था। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहता है कि क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड कर जाएगा, ठीक है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। क्या एसोसिएटिव होगा फंक्शंस का एडिशन? देखो फंक्शंस का एडिशन किस तरह,
तरीके से हो रहा है, F1 एट A प्लस F2 एट A, यानी एक नंबर ही तो है F1A, रेंज सेट का कोई एलिमेंट है, यानी कि कोई रियल नंबर है, यहाँ भी कोई रियल नंबर है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली आप नंबर्स में काम कर रहे हो। तो जब आप नंबर्स में काम कर रहे हो तो नंबर्स का जो एडिशन है वो क्या है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आई? ओके। ठीक है, क्लोजर भी होल्ड कर जाएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। क्या अंडर एडिटिव आइडेंटिटी है इसके पास कोई, कि कोई फंक्शन एफ लिया जाए, उसमें कोई अनदर फंक्शन ऐड किया जाए और रिजल्टिंग फंक्शन आपको एफ ही मिल जाए किसी भी ए पॉइंट पर, ए कोई मैम भी। जीरो फंक्शन ले सकते हैं। यस, जीरो फंक्शन ले सकते हैं। अब ये देखो R2R डिफाइंड है क्या जीरो फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस होता है क्या जीरो फंक्शन, ये देखना पड़ेगा, हमारे सेट में होना चाहिए। यस बिल्कुल, आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन। अब मुझे जरा ये बताओ कि इनवर्स क्या होगा, किसी फंक्शन एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि सारा काम एडिशन में चल रहा है, एडिशन में आप फंक्शंस ले रहे हो। एफ ऑफ एक्स। यस, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। एडिशन में आपको इनवर्स देखना है, सब कुछ देखना है। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करके इसका इनवर्स बन जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, यानी जीरो फंक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एबिलियन। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे नंबर्स की एडिशन हो रही है। F1 का A पर जो वैल्यू ले रहा है वो एक नंबर है, F2 A पर जो वैल्यू ले रहा है वो एक नंबर है। तो क्या ये जो एडिशन है एबिलियन होगा, यानी कि कम्यूटेटिव होगा? बिल्कुल होगा। यस, तो क्या ये ग्रुप अंडर एडिशन बन चुका है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन? यस मैम। यस। अब मुझे ये बताओ, तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड कर रहा है कि नहीं? करेगा मैम। अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके, सबसे पहले आप क्लोजर चेक करोगे। तो आप F1A और F2A इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो फंक्शंस को पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हो। F1 F2 एट A इज इक्वल टू F1 एट A F2 एट A। तो जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्टिंग एक तीसरा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मिलेगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा, और वो नंबर रियल नंबर होगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई किए, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, रिजल्टिंग, सॉरी, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूस ही मिलना चाहिए ना। सॉरी, आपको ये देखना था कि यहाँ पे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। तो आपने दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस उठाए, उनकी मल्टीप्लिकेशन की, तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कहते हैं कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है जो निकल कर आएगी F1 F2A, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये भी होल्ड कर जाएगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ, अब इस सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है F1 F2 F1 F2 F3 एट A, ये इक्वल आना चाहिए हमारा F1 F2 F3 एट A। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि एक तरीके से नंबर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, F1 F2 F3 एट A। ठीक है, आप फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जब ये इसके अंदर चला जाएगा F2 एट A F3 एट A। आप फिर से इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, F1 ऑफ F2 एट A, सॉरी, F1 F2 ऑफ F3, F1 इंटू F2 इंटू F3 एट A। यानी सिंपली क्या काम होगा, सेम प्रोसेस इधर से चलेगा। सिंपली क्या काम हो रहा है, नंबर्स के बीच में जगलिंग हो रही है। ठीक है,
तो एसोसिएटिव लॉ ड्यू टू नंबर्स वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किस में चेक करना है, नंबर्स में चेक करना है। नंबर्स यानी कौन से, रियल नंबर्स में चेक करना है। हम जानते हैं कि उनके अंदर एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब लॉज पहले से ही होते हैं। तो यानी कि ये एक रिंग तो बन चुका है, पर इस रिंग के पास क्या यूनिटी है, ये सवाल है। क्योंकि हम रिंग विद यूनिटी चेक कर रहे हैं और हमें एक नई टाइप की रिंग बनी मिली है, तो क्या इसमें यूनिटी होती है? इसकी यूनिटी होगी तो कैसी दिखेगी? क्या वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा या कुछ और हो सकता है? यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है। तो अगर आप यूनिटी चेक कर रहे हो तो क्या चेक करोगे कि फंक्शन लिया आपने एफ ऑफ एक्स, मैं किसी पॉइंट ए पे भी बात कर लेती हूँ, एफ ऑफ ए, जब आपने इसको एफ इंटू जी ऑफ ए, आपने एफ और जी को मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट में एफ ऑफ ए मिलना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है इसके पास? बताओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और बताओ। सबको यही लग रहा है? एक्स क्या करेगा? मैं एक फंक्शन लेती हूँ, एफ को मैं एक फंक्शन लेती हूँ, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आप कह रहे हो जी इज इक्वल टू एक्स होगा। तो जब एफ इंटू जी किया जाएगा किसी ए पॉइंट पर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। 1 होगा। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्यूब वन ले ये क्यूब आ जाएगा। मैंने कंपोजिशन लिया है। कंपोजिशन नहीं करना, एग्जैक्टली वही बात है, इसलिए मैं इतना डिटेल में पूछ रही हूँ। नहीं तो ये बच्चों वाली चीजें हैं, आप लोग कुछ सोच भी रहे होंगे कि इतना बेसिक क्यों चल रहा है काम। ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि आप जो गलतियां कर देते हो ना छोटी छोटी, वो ना करो। ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कंपोजिशन का कोई काम नहीं। कंपोजिशन करेंगे तब हम बनाएंगे आइडेंटिटी फंक्शन को, अपनी आइडेंटिटी यूनिटी। यहाँ पे जो यूनिटी बनेगी क्या बनेगी? कांस्टेंट फंक्शन वन। कौन सा? कांस्टेंट फंक्शन वन। यानी आप जो ये वाला फंक्शन देखते हो रियल लाइन पे, y इज इक्वल टू 1, ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी। बात क्लियर हो गई सबको? तो Yes, यूनिटी ma'am. इसके पास। अब मुझे जरा ये बताओ कि क्या, अब थोड़ी सी फर्दर बात कर लेते हैं हम इसमें, रिंग विद यूनिटी। मैं एक बार इसमें आपसे यहीं पे पूछ लेती हूँ, क्या इस रिंग विद यूनिटी के पास हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? अब ये थोड़ा सा सोचने वाला है, सोचो। ये जो सेट एस लिया है हमने, एस प्लस और डॉट, यानी कि रिंग पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, एंड मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज ऑफ फंक्शंस। क्या इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? यानी कि क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हर एक नॉन जीरो फंक्शन के लिए होगा? हर एक नॉन जीरो फंक्शन के लिए क्या ऐसा जी मिलेगा सच दैट एफ इंटू जी करें तो कांस्टेंट फंक्शन वन बन जाए? मिल जाएगा। मिल जाएगा। मैम हर एक फंक्शन के लिए तो नहीं बनेगा। जैसे कोई एग्जांपल दो। मैम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जीरो फंक्शन को छोड़ के एवरी नॉन जीरो फंक्शन, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमें नॉन जीरो पे ही बात करनी है। मैम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर ले यस, तो मैम तो 0 में तो नहीं। इसका हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लें, आगे बढ़ो। तो इस बात को आगे बढ़ाना चाहेगा, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेंगे तो क्या आएगा इसका इनवर्स? 1/x होगा। 1/x इनवर्स होगा। आपने कहा जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, पर तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। वही बात मैंने ध्यान नहीं दिया। आ गया ध्यान में? ये फंक्शन भी तो सेट के अंदर होना चाहिए। ये तो जीरो पर डिफाइंड है, नॉट इवन डिफाइंड एट जीरो।
कॉन्टिन्यूस तो दूर दूर तक चलो हम बात ही नहीं करते, पहले GR2R डिफाइंड होना चाहिए, तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये तो इसकी मैम डोमेन तो जीरो पे तो हमें जीरो जीरो पे तो हमें चेक ही नहीं करना। जीरो फंक्शन हमें चेक नहीं करना, लेकिन जो फंक्शन, ये जीरो फंक्शन नहीं है, लेकिन ये सेट के अंदर आना चाहिए। आपने ये फंक्शन सेट के अंदर से लिया था, एस के अंदर से, आपने ये फंक्शन भी एस के अंदर से ही लिया होगा, मैं मान रही हूँ। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो आई वो एक फंक्शन ही आया, ये फंक्शन है, ये वन फंक्शन है, 1 @ x ऐसे बोल देती हूँ मैं। तो ये भी एक फंक्शन था, ये भी एस के अंदर से था। जब आपने f के लिए, आपने f को चूज किया, मैं चूज किया f को, क्या चूज किया, f(x) = x। जब आपने f को ये चूज किया तो आपने कहा कि g तो हमारा ये निकल के आएगा, क्योंकि इधर 1 पड़ा है, 1 फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, तो g आपने निकाला 1/x। तो क्या ये s के अंदर बिलोंग करता है? मेरा सिर्फ ये सिंपल सा सवाल है, बिलोंग्स टू s और डज नॉट बिलोंग टू s? does not belongs to डज नॉट बिलोंग टू s बिकॉज s के अंदर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आएंगे, R2R। पहली बात तो R2R फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, दूसरी बात वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। तो पहली बात ही नहीं सेटिस्फाई हो रही यहाँ कि आपने जो gx निकाला, दिस इज नॉट डिफाइंड एट 0, ये R2R डिफाइंड नहीं है। ये बात सबको क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब इसके लिए, इसका सिंपल भाषा में अगर मैं मीनिंग समझाऊं आपको, तो f(x) = x के लिए कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। There does not exist any multiplicative inverse for this function। पर प्रॉपर्टी कहती थी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट, यानी हर नॉन जीरो फंक्शन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, पर ये तो नॉन जीरो ही फंक्शन था, इसके लिए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, आपका ये जो s प्लस डॉट है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कहीं पे भी जरा सा Yes, ma'am. है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, अभी तक हम बेसिक बातें कर रहे थे। ये बात पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। मनदीप कहाँ गए आप? यस मैम। ओके, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन? पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको विजुअली दिखाया था ना, ये कि आप कोई f फंक्शन ले रहे हो, नीचे वाला फंक्शन f बोल रहे हो, ऊपर वाला फंक्शन g बोल रहे हो। अब किसी पॉइंट a पर हमने देखा कि f फंक्शन तो 2 वैल्यू ले रहा है, यानी f(a) 2 है, g(a) क्या है, 4 है, तो fa + ga क्या आएगा उस पॉइंट पे? पहले पॉइंट लेंगे हम, पहले अपना पॉइंट फिक्स करेंगे, फिर फंक्शंस को देखेंगे। पहले मैंने अपना पॉइंट फिक्स कर लिया, मेरा पॉइंट है a, आपका पॉइंट है b। ठीक है, ये एक डिबेट की तरह हो गया, आप a पॉइंट का सपोर्ट करें, मैं b पॉइंट का। तो मेरे पॉइंट a के अकॉर्डिंग f(a) 2 आ रहा है, g(a) 4 आ रहा है। अब मैं f(a) + g(a) निकालूंगी तो 6 आएगा, और f(a) × g(a) निकालूंगी तो 8 आएगा। ये होता है पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आपका पॉइंट b हो सकता है, b के अकॉर्डिंग आप ले लो से f(b) 2.5 आ रहा है, और आपका g(b) क्या आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो फिर सिमिलर वे में यहाँ पे पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा। ग्राफिकली क्या होता है, फंक्शंस को आप ऐड करते हो, आप रियल एनालिसिस में पढ़ोगे, ग्राफिकली फंक्शंस की एडिशन क्या होती है, आप इस और इस पॉइंट को ऐड करोगे तो 2 और 4 6 आएगा, वो यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा, और इस और इसको प्लॉट करोगे वो यहाँ कहीं प्लॉट होगा। तो मैं यही आपको ग्राफ बना के दिखा रही थी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इतना सिंपल है, कुछ इसमें खास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यही होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट लेके फंक्शंस की वैल्यूज चेक करेंगे, और मल्टीप्लाई और ऐड जो भी आपको करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, वो आप करोगे। गॉट इट? यस मैम। द मोर यू प्रैक्टिस, और मोर क्या बोलूँ, मलाई मक्खन आपके लिए होता जाएगी चीज़ें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप चीज़ों को देखोगे। आपको कहीं पे डाउट हो रहा है ना, आप सिर्फ 12th क्लास की बुक उठा लो,
उसमें रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, उसमें बहुत सारी बातें दे रखी हैं। इवन बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने दे रखा है। मैं आज देख रही थी, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने बड़े अच्छे से दे रखा है। अब मैं तो जेन्युइनली अगर बात करूँ तो 12th क्लास में जब मैं पढ़ती थी मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मुझे कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर नहीं थी, और ज़्यादातर बच्चों को नहीं होती चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर। जब तक आप 11th-12th में होते हो आपको बीएससी एमएससी में आके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, एमएससी पास आउट होके और ज़्यादा क्लियर होते हैं। फन फैक्ट। तो अभी आप पढ़ोगे ना, उस वक्त आपने पढ़ लिया, मुझे नहीं पता आप कोई कोचिंग दे रहे हो 11th-12th के स्टूडेंट्स को या नहीं दे रहे हो, लेकिन अब आप वो 12th क्लास की 11th क्लास की बुक्स पढ़ोगे तो एक तो उन्होंने टेक्स्ट बहुत ही अच्छे से, प्रोफेसर्स ने वो टेक्स्ट लिखा है, काफ़ी अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है। छोटा टेक्स्ट है, आप स्टैंडर्ड बुक लेके बैठते हो थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है, लेकिन वो बड़ी बेसिक बुक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली कंसेप्ट्स को बताया गया है। तो एक बार 12th क्लास की बुक ज़रूर उठाना, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पुरानी चीज़ों को देखते हो। और अगर आप कोचिंग वगैरह दे रहे होगे तो पहले ही पढ़ चुके होगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी ये जो हर चीज़ है, बाइनरी ऑपरेशन है हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, फंक्शंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो गए, सिग्नम फंक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो पढ़ने में मज़ा आएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन होता है, जानते हो ना सब लोग? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हो तो कहाँ से कहाँ Ma'am, तक function होता है? S क्रॉस S से S तक. हाँ, नहीं, एक जी क्रॉस प्लस जी तक। यस एग्जैक्टली, इसके दो एलिमेंट्स आप उठाते हो। जैसे कि एडिशन का अगर मैं बात करूं तो एडिशन ए क्रॉस ए से ए तक कैसे होगा? एडिशन, इसके एलिमेंट उठाओगे आप A1, A2, और रिजल्टिंग एलिमेंट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हो आप, A1 + A2 जो भी मिलेगा। A1 + A2। तो बड़ी ब्यूटीफुल है मैथ्स कई रिस्पेक्ट में, कि बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है। ठीक है, मैट्रिसेस भी फंक्शंस हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा किसी ने, मैट्रिसेस और ऑल्सो फंक्शंस। अब कोई कल किसी के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा था कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे एसोसिएटिव होती है, तो इसका जवाब ये है कि मैट्रिसेस आर क्या, फंक्शंस। जिसने भी थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है उसको पता है मैट्रिसेस आर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर फंक्शंस। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग Yes, ma'am. है ये भी। लेकिन आप ना ये चीज़ जो मैट्रिसेस एज फंक्शन है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये आप 12th क्लास की बुक में नहीं पढ़ोगे। वो नहीं बताएंगे कि मैट्रिक्स आर फंक्शंस, ये आप लीनियर अलजेब्रा में ही पढ़ोगे। तो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कंपोजिशन एसोसिएटिव होती है, इसलिए ये भी एसोसिएटिव होती है। फंक्शन कंपोजिशन पे जब हम आएंगे तो बहुत ही 2 लाइंस का प्रूफ होता है कि फंक्शन कंपोजिशन कैसे एसोसिएटिव होती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें आप जाके 12th क्लास की बुक में देखो कि अच्छा लगेगा आपको, फीलिंग आएगी कि हम अब बड़े हो गए, हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो हमने रिंग विद यूनिटी देख लिया। आई होप सबको क्लियर हो चुका है और सबको मज़ा आ रहा है। किसी को नींद भी आ रही होगी यहाँ तक। देखो मुझे कभी नींद नहीं आ सकती क्लास में, क्योंकि मैं बोलती रहती हूँ। अगर मैं बोलती ना होती तो शायद मैं भी सो जाती, बट कोई नहीं, साथ में चाय कॉफ़ी पानी रखा करो ताकि नींद ना आए। तो हम साथ में एक और रिंग देख लेते हैं अभी बातें करते करते, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब रिंग विद यूनिटी आपने पढ़ लिया, इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया, कम्यूटेटिव। रिंग जिसके पास यूनिटी हो और वो कम्यूटेटिव भी हो। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं एक बार, मैं आपको कुछ कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन तो होता ही है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी बात नोटिस की। अंडर एडिटिव साइन तो सारी रिंग्स ही कम्यूटेटिव हैं। कोई कहेगा कि अरे कम्यूटेटिव क्या है, कम्यूटेटिव कॉमन सेंस है। तो अंडर एडिशन तो कम्यूटेटिव थी ही, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव हो गई तो हम उसको कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या कम्यूटेटिव रिंग या जैसे भी है, यूनिटी है या नहीं है दैट डिपेंड्स। तो कम्यूटेटिव रिंग तब होगी जब अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, 5वीं प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या होती थी, कम्यूटेटिविटी।
मैं एक और प्रॉपर्टी लिख देती हूँ जो रिंग की ऑलरेडी होती है, वो आप जानते ही हो, जिसको हम कॉमन प्रॉपर्टी कल चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कल से, कि वही a इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी हो जाए, या फिर b प्लस सी इंटू ए बी ए प्लस सी ए हो जाए। तो ये तो होता ही है, इसको तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये तो बच्चों वाली बात है। हमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टी के बेस पे डेफिनेशंस बनानी है अलग अलग। कौन सी है वो 3 प्रॉपर्टी? ये वो 3 प्रॉपर्टी हैं जो होल्ड नहीं हो रही थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ऐसा भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर, सेट मत बोलना आगे से, बड़े बच्चे हो। स्ट्रक्चर, ऐसा भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब सेट के साथ ऑपरेशंस। ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके पास 3, 4, 5 और रिंग तो वो है ही है, और 3, 4, 5 ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें। बिल्कुल होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स। कोई दिमाग में आ रहा है आपके? मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, अभी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोई ना कोई एग्जाम्पल। हाँ मैम, बताओ। पता है मैम। आर प्लस डॉट जो स्ट्रक्चर है उसको ही ले लो, मतलब रियल नंबर का सेट होगा रियल और नंबर्स का सेट हो गया अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या अभी वो बात सही बोली इन्होंने, निर्माल्या ने? Yes, ma'am. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 11 की 11, 8 प्रॉपर्टीज तो पहले ही थी, ये +3 एडिशनली ये भी सेटिस्फाई करता है। तो ऑब्वियसली इसको सिर्फ रिंग बोल देना अच्छा नहीं लगता ना, इसने बहुत सारे डिप्लोमास कर रखे हैं, तो इसको सिर्फ रिंग बोलना अच्छा नहीं लगता। हम इस रिंग के पास 3 और प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इस ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी, कैसे बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, मतलब अभी हम उस पर आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ऐसे तो आप बोल ही सकते हो, बट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर आप बोलोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली बात तो रह जाएगी ना। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, जरा दिमाग लगाओ, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर? 8 तो 11. पहले ही होल्ड करती थी। हाँ, 8 तो पहले ही होल्ड करती थी रिंग वाली। 8 हो गई रिंग वाली, एक हो गई किसके वाली, कॉम्यूट करने वाली, और एक हो गई कौन सी वाली, यूनिटी वाली। अभी भी एक बची है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होल्ड करती हैं इसके अंदर, लेकिन जिसके अंदर सारी 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। क्या बोलते हैं, मैदान। ऑल 11 प्रॉपर्टीज होल्ड, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, क्या बोलोगे आप उसको, फील्ड बोलोगे। और सबसे बेसिकली क्या है, फाइनाइट फील्ड्स भी होती हैं और इनफाइनाइट फील्ड्स भी होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाती हूँ, और मैं ऐसे एग्जांपल भी अभी आपको बताती हूँ जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है बट फील्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। एक और यहाँ पे टर्म आती है डिवीजन रिंग, इसको भी आप ध्यान से सुन लो। ये सारी टर्म्स हम आज क्लियर करके जाएंगे। ये होती है एक ऐसी रिंग विद यूनिटी, क्या बोलते हैं इसको, रिंग विद यूनिटी। इसके अंदर यूनिटी है प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मैम पीएचडी भी कर लिया, हम्म, इन्होंने पीएचडी भी कर लिया। पीएचडी कर ली। लेकिन डिवीजन रिंग में अच्छा किस चीज की कमी दिख रही है आपको? फील्ड के पास तो सब कुछ है, कम्यूटेटिव रिंग के पास एक चीज की कमी जीरो है। एलिमेंट की इनवर्स नहीं होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जी वो तो फील्ड के पास भी नहीं होगा। जीरो एलिमेंट का इनवर्स फील्ड के पास भी नहीं होता। हाँ, डिवीजन रिंग के पास। कम्यूटेटिविटी नहीं है मैम। हाँ, कम्यूटेटिविटी नहीं है। कम्यूटेटिविटी नहीं है, होना जरूरी नहीं है। डिवीजन रिंग जो होगी वो कम्यूट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब देना बड़े प्यार से, कि क्या ये फील्ड है? आप कह रहे हो हाँ। क्या ये डिवीजन रिंग है? यस मैम। यस मैम। डिवीजन रिंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग। ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि फील्ड के अंदर 11 होल्ड कर रही हैं, उसके अंदर 10 होल्ड कर रही हैं, तो फील्ड के अंदर वो वाली सारी तो होल्ड कर ही रही हैं, एक एक्स्ट्रा वो उसके अंदर
वो एक्स्ट्रा वाली भी होल्ड कर रही है। तो एवरी फील्ड इज ए डिवीजन रिंग, इज ए डिवीजन रिंग। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स की अभी हम बात करते हैं, नीड नॉट बी ट्रू। लास्ट में जाते जाते मैं कन्वर्स की बात करूंगी, ठीक है। कन्वर्स ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं। तो आपको इतना समझ में तो आ गया। कन्वर्स के लिए कोई एग्जांपल अभी बताएंगे आपको? मैम बोलूं? बोलो। मैट्रिक्स से कुछ होगा। मैम जेड प्लस डॉट। जेड प्लस डॉट, क्या ये कम्यूटेटिव नहीं है? कम्यूटेटिव तो होगा। मैम ये तो डिवीजन रिंग नहीं। एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग। मेरी राइटिंग इतनी गंदी है क्या? फील्ड ही तो नहीं है तो डिवीजन फील्ड होगा। फील्ड इज अ डिवीजन रिंग, बट एवरी डिवीजन रिंग नीड नॉट बी अ फील्ड। हाँ मैम तो डिवीजन रिंग ही नहीं है। मैम जेड प्लस डॉट ये तो मल्टीप्लिकेटिव, हाँ? मैम जेड प्लस डॉट ये तो डिवीजन रिंग है। क्या हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? 2 बिलोंग्स टू z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 बिलोंग करेगा? नो मैम नो। तो दिस इज सॉरी नॉट अ डिवीजन रिंग, ठीक है। मैम ये तो एकदम मतलब इजी हिसाब है मैम कि कम्यूटेटिविटी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होना मतलब हाँ मल्टीप्लिकेटिव हाँ तो मैट्रिक्स का ही वो प्रॉपर्टी होता है इन जनरल। हाँ। तो उसमें ही ढूंढना पड़ेगा तो ऐसे जीएलएनआर हो जाएगा। हम्म। हाँ जीएलएनआर। जीएलएनआर, चलो एक बार देखते हैं। अच्छा, हाँ एक और बात हम यहाँ से बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, फील्ड की डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं। फील्ड क्या है? फील्ड को कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग भी बोला जा सकता है। बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते। ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो आप कह रहे हो जीएलएनआर। जीएलएनआर क्या ग्रुप अंडर एडिशन बनता है निर्माल्य? सबसे पहले रिंग बनना चाहिए जीएलएनआर। जीएलएनआर के अंदर जीरो ही मैट्रिक्स नहीं होती तो ग्रुप ही नहीं बनता। हाँ यस मैम, वही तो। डिटरमिनेंट जब उसका नॉट जीरो होता है। वो तो रिंग ही नहीं बनता। हाँ बोलो। हम सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ले सकते हैं, उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन कम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं कर। निर्मला ने सेम चीज बताई तो मैंने उसका यही काउंटर दिया मनदीप, कि पहले वो एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए जो भी आप एग्जांपल कंसिडर करें, क्योंकि पहले हमें उसे रिंग बनाना है। डिवीजन रिंग तो बाद की बात है ना। डिवीजन मतलब जिस रिंग के अंदर डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, डिवीजन तो बाद की बात है। पहले आप लोग ग्रुप चेक करो। आप जो एग्जांपल ले रहे हो वो ग्रुप नहीं बन रहे अंडर एडिशन, ये समस्या पेश आ रही है। चलो, इसका एग्जाम्पल ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, मैट्रिसेस में ही मिलेगा। और एक होती है क्वार्टर्नियन रिंग, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है जो डिवीजन रिंग है बट फील्ड नहीं है। उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, जब आने वाली क्लासेस आएंगी उसमें देखेंगे। बट हम सिंपल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अच्छा, फील्ड में जो फाइनाइट फील्ड्स हैं, जो भी फाइनाइट फील्ड्स हैं वो आपको कब बताई जाएंगी? नेक्स्ट क्लास में। फाइनाइट फील्ड्स अगली क्लास में क्या होने वाला है? फाइनाइट फील्ड्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स, क्योंकि इनमें बड़ा खास ही रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए हम इनको एक साथ एक क्लास में करेंगे। इनफाइनाइट फील्ड्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं आपके लिए। क्या ये बनेगा? रियल्स वाला आप लोगों ने बता दिया, कॉम्प्लेक्स वाला मैं बता देती हूँ आपको। और क्या बता सकते हैं हम आपको? Q√2 ये भी बता सकते हैं। Z आइटा वाला बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? Q√3, Q के साथ कोई भी रैशनल ले लो, Q√T टाइप का कुछ भी ले लो। मतलब आप बैठे बैठे इनफाइनाइट फील्ड्स बना सकते हो, बैठे बैठे इनफाइनाइट रिंग्स बना सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? Z√2, Z√3, Z√5, Z√7, Q√2, Q√3, Q√5, Q√7। तो कोई भी आपसे पूछे इनफाइनाइट रिंग्स के एग्जांपल बताओ, बैठे बैठे उसको बता देना। Q लगाओ, उसके आगे कोई भी प्राइम का रूट ले लो, ठीक है।
और जो इस टाइप की रिंग्स होती हैं वो हम फील्ड में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यू रूट प्राइम या कोई और नंबर कैसे क्या होता है। मेरी आवाज़ जा रही है ना? आप लोग ऐसे शांत हो जाते हो कि मुझे यस डर मैम, लगने लगता है। यस मैम। आ रही है मैम। ठीक है, तो फाइनाइट फील्ड्स तो हम देख ही लेंगे, इनफाइनाइट फील्ड्स हमने आपको दिखा दी। अब आपका रह गया है क्या? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जाते जाते जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बने। कल हम यहीं से पिकअप करेंगे और मैं सब रिंग्स भी आपको कराऊंगी। सब रिंग करने के बाद आपके लिए रिंग चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा, मतलब 2 स्टेप का काम बचेगा। जैसे आप सब ग्रुप टेस्ट लगाते थे ना, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, या ऐसे यहाँ पे 1 स्टेप रिंग टेस्ट लगा लोगे, बहुत आसान काम हो जाएगा। लेकिन वो सब काम हम कल सीखेंगे, सब रिंग वाला। अभी मुझे एक एग्जांपल आप दे सकते हो जो CRU बन जाए। इसको बोलते हैं CRU, यानी वो जो भेड़िया CR, वो वाला CR नहीं, CRU, कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी। ऐसा कोई एग्जांपल जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो बट वो डिवीजन रिंग ना हो या वो फील्ड ना बने। फास्ट, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। जेट मैम वो जेट प्लस यही बनेगा। यस, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और दो जल्दी जल्दी, इसी तरीके के और एग्जांपल्स दो। CRU बनेगा, यूनिटी है इसके पास लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है एलिमेंट्स के पास, ठीक है, इसलिए ये डिवीजन रिंग नहीं बना, फील्ड नहीं बनेगा, नॉट अ फील्ड। अरे और ऐसे दे दो ना जेड आइटा, आप लोग भी ना मजाक कर देते हो कभी कभी। ऐसे दे दो Z6.6। अब यहाँ पे प्राइम लेती ना तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाते। अब मैंने यहाँ पे कंपोजिट लिया है तो इसके हर एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। जैसे 2 एक इसका एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू Z6, यस मैम समझ गया। उसके लिए कोई ऐसा x नहीं मिलेगा सच दैट वो आइडेंटिटी आ जाए। अब जिसको ये बात नहीं समझ में आई है यहीं से मैं पिकअप करूंगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये केवल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये Z6 और Z5 वाला कंसेप्ट, ये जाएगा इंटीग्रल डोमेन के अंदर और वो हम मैम करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में। मैम कल ना इस जगह पे मेरा कॉन्फ्यूजन आया था। बताओ, जहाँ कॉन्फ्यूजन आया था। आज का लेक्चर सबको मैम क्लियर है ना? जिसको ये बात क्लियर नहीं हुई है इसको हम कल पिकअप करेंगे यहीं से, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, Z6 जेड ऑफ कंपोजिट और जेड ऑफ नॉन कंपोजिट में क्या डिफरेंस होता है। कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, बट टेंशन मत लो, हम इसके बारे में कल करेंगे। जिसको इसके अलावा कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में वो पूछ लो, कल के लेक्चर में कोई भी डाउट रह गया हो वो पूछ लो, वो बताओ। मैम जेट के नीचे अगर कोई भी प्राइम रखे तो मैम सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स रहेगा ना, हाँ, मतलब वो वाला सारे फील्ड बन जाएगा। वो फील्ड बन जाएगा, इसीलिए आपने ग्रुप में देखा था ये फील्ड होता है। इसके यस मैम। इसको मैं बढ़ाऊंगी, सर चिंता मत हाँ करो, मैम, नेक्स्ट क्लास। इसको ही मैम सोच के वो मतलब कल जो मतलब हर एन के लिए रिंग नहीं होता बोल दिया था ना, इस जगह पे ही कॉन्फ्यूजन आ हाँ गया था। पता है, ज्यादा सोच लेते हो ना जब आप लोग तो गड़बड़ हो हाँ जाती है। हाँ अच्छा, मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, आपका होमवर्क ये बन गया एग्जांपल। इसको आपको चेक करके आना है डिवीजन रिंग है या फील्ड है या क्या है क्या नहीं है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करके आनी है। लिख लो एग्जांपल, और ये मत सोचना नोट्स में मिलेगा, नोट्स में नहीं है। द सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस, ये आपका होमवर्क है। ए बी ए बार माइनस बी बार, कौन कौन है अभी क्लास में, मतलब जो क्लास प्रेजेंट में प्रेजेंट बोल दो एक बार। बी। आपको फाइनल एग्जाम में मैं नंबर दूंगी इस बात के, अटेंडेंस लगवा लो अपनी। मैनाक। ओके ठीक है, जो रवीना। जो लास्ट तक रुके उनको एक प्राइज मिलेगा। लास्ट तक तो मतलब मैं वीडियो रोजी। के लास्ट तक। लास्ट में बता दूंगा मैम मेरा। नहीं मतलब लास्ट, मतलब रिंग थ्योरी के लास्ट के लेक्चर्स तक जो झेल पाए मुझे उनको बहुत वो फायदा मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो ये आपका मतलब मेरे को प्राइज मिलेगा। निर्माल्या को मिलेगा वैसे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा वही टिकेगा, भले ही सो जाए क्लास में लेकिन टिकता है वो। मैम कभी नहीं सोया, ये तो मैम आपने तो
हमारे साथ हमारी रोस्ट कर दी। बहुत सोते थे आप, ऐसी बात नहीं है, हम बोलते थे हाँ तो मैम, उसका तो आवाज ही नहीं आता था। इसकी प्रॉपर्टीज चेक करो, ये रिंग बनेगी, रिंग विद यूनिटी बनेगी, CRU बनेगी, डिवीजन रिंग बनेगी, फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, ये सब आपको चेक करके लाना है। कहाँ तक इसका स्टॉप लग जाएगा, रिंग, रिंग के बाद यूनिटी, CRU, ये सब चेक करना है आपको, कहाँ पे मैम स्टॉप आज हो रहा है। कुछ लिख रहा हो? क्या बात है, दिख नहीं रहा? मैम नहीं मैम। एक मिनट। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। उसका ही थोड़ा लोकल ट्रेन और भी स्लो हो गया। सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं नहीं हाँ अब मैम। नहीं दिख रहा। अब दिखेगा, रुको, अब बताओ। हाँ अब दिख रहा है। तो ये तो हो गया आपका होमवर्क, इस पे अच्छे से काम करके लाना, सोच के लाना। मैम हम्म। here what is the meaning of A bar and B bar? ये है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, जैसे 2 प्लस आयटा है तो इसका बार क्या होगा, 2 माइनस आयटा, इस तरीके से। ओके। Okay मैम। ठीक है, बस यही थे कुछ एग्जांपल्स, और इसके बारे में भी बता दो, या होमवर्क करके लाना। 2Z अंडर एडिशन, ये रिंग विद यूनिटी है या क्या है, कम्यूटेटिव है, डिवीजन रिंग है, फील्ड है, क्या है ये। अच्छा, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक चीज और बता देती हूँ। कल मैंने आपको वैसे ही बताया था शायद, यस मैम। ZN आयटा, ये नहीं बताया था शायद, Z आयटा बताया था। बताया था गॉसियन। मॉड्यूलो, हाँ जेडन नहीं बताया था। हाँ मॉड्यूलो n नहीं बताया था। ये देखो, A प्लस आयटा बी टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। अब आपको पता है A और B कहाँ से बिलोंग करेंगे, A और B यहाँ से ZN से बिलोंग करेंगे। तो जब आप Z1 आयटा लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, इसके एग्जांपल्स कुछ देख लो। और ZN आयटा के बारे में एक स्टेटमेंट भी है, मतलब ये आपका होमवर्क की तरह है। अभी मैं बताती हूँ क्या है होमवर्क। तो Z1 आयटा यहाँ पे क्या बनेगा, A प्लस आयटा बी, और A और B Z1 से बिलोंग करेंगे। Z1 आप जानते हो क्या होता है, जीरो होता है, जीरो रिंग होती है। Z2 क्या होता है, 0,1 होती है, आपको पता ही है ये सब। तो Z1 आयटा के अंदर केवल और केवल जीरो आएगा। Z2 आयटा जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आयटा आ जाएगा, 1 प्लस आयटा आ जाएगा। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। Z3 आयटा के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1, 2 आयटा, 2 आयटा, 1 प्लस आयटा, 1 प्लस 2 आयटा। क्या कर रही हूँ मैं, A प्लस आयटा बी में A की जगह 0, 1, 2 इस तरीके के एलिमेंट्स रख रही हूँ, और B की जगह भी अल्टरनेटिवली 0, 1, 2 सारे एलिमेंट्स रख रख के वी आर डूइंग इट। और लास्ट एलिमेंट 2 प्लस 2 आयटा आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आए, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आए, इसके अंदर 1 एलिमेंट आया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप ऑर्डर निकाल 2 रहे हो प्लस आयोटा भी तो आना चाहिए था। हाँ 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयटा, तो सॉरी, देखो ना कितना हो, 9 तो होने वाला था। देखो ना 1, कितना 2, हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 9 होना चाहिए, 9 ही है। ठीक है, तो जेड एन आइटा का ऑर्डर क्या बन रहा है, एन स्क्वायर। मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, जनरली कैसे निकाल दिया हमने, ए प्लस आइटा बी, वेर यहाँ पे ये एंट्रीज भी जेड एन से आ रही हैं तो इसके पास भी एन चॉइसेस हैं, ये एंट्रीज भी जेड एन से आ रही हैं तो इनके पास भी एन चॉइसेस हैं। दोनों एंट्रीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो टोटल इसका जो कार्डिनैलिटी आएगी या इसका जो ऑर्डर आएगा वो एन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आपका सवाल ये है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि जेड एन आइटा is a CRU, commutative ring with unity for all n belongs to natural, और डिवीजन रिंग, क्या ये डिवीजन रिंग भी होगा फॉर ऑल n belongs to natural, या
तीसरा सवाल है, क्या ये डिवीजन रिंग होगा फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये 3 सवाल हैं जो आपको ढूंढ के लाने हैं। 1 2 3। ठीक है, बाकी हम कल इंटीग्रल डोमेन एंड कुछ मैम एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। हाँ देख लो। कल हम रिंग की प्रॉपर्टीज करेंगे, कुछ सब रिंग करेंगे, इंटीग्रल डोमेन करेंगे, और हम करने वाले हैं कुछ जीरो और नॉन जीरो डिवाइजर्स, फाइनाइट फील्ड्स। ठीक है, तो बी ऑन टाइम। कुछ कल कितने बजे होगा मैम क्लास? क्लास में 6:30 करने की सोच रही हूँ। 7 PM लेट हो जाता है थोड़ा सा। ओके मैम, कोई बात नहीं। आप लोग मैनेज कर लेना अगर किसी को दिक्कत है तो। चले फिर। हाँ चलिए मैम, एक चिप्स दो ना।